हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक वेब बहुत स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ए चांद तू तेरे नखरे कब तक दिखलाएगा, ए चांद तू तेरे नखरे कब तक दिखलाएगा, भारत तेरा आशिक है, तुमसे मिलने फिर आएगा, तुमसे मिलने फिर आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे अभियान की जिसमें हम देखते हैं कि पूरे विश्व की नजर उस पर टिकी हुई है और उस अभियान का नाम है चंद्रयान 3, जिसके द्वारा भारत एकमात्र ऐसा देश बनेगा विश्व में जो दक्षिण ध्रुव पर प्रवेश करेगा अर्थात दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला है। अभी तक दक्षिण ध्रुव चंद्रमा पर कोई भी देश अपना लैंडिंग नहीं कर पाया है। भारत ऐसा देश पहुंचने वाला पहला बनेगा। अब देखते हैं कि चंद्रयान 3 है, ये एक ऐसा सामान्य नहीं रहा है। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप गुजरे हैं और 3 स्टेप कौन कौन से रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 1 है। तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले चंद्रयान 1। देखो चंद्रयान 1 है, इसकी शुरुआत मानी जाती है कब, तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। और केंद्र कौन सा है इसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहां पर है? भारत के श्री हरिकोटा में स्थित है। अब देखो दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑर्बिटर मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। और ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग नहीं करना, यानी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग नहीं करना, बल्कि चंद्रमा के चारों ओर क्या करना था? इसकी परिक्रमा करना था और वहां के वातावरण के बारे में जानना था। यानी वहां के रहस्य किस प्रकार की वहां की सतह है उसकी जो पिक्चर है वो इसको हमें दी गई थी। अब देखते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये इसका संपर्क टूट चुका है, अर्थात वर्तमान में कोई भी इसकी क्रियाकलाप है वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है। अब देखते हैं कि इससे सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला है कि जल की उपलब्धता, अर्थात चंद्रमा पर जल की उपलब्धता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले कब महसूस हुआ था, कब पता चला? चंद्रयान 1 के दौरान, जो कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च करने में कौन सी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? तो हम कहेंगे PSLV C11 रॉकेट है। इसके द्वारा चंद्रयान 1 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। लेकिन आपको याद होगा कि चंद्रयान 1 को लॉन्च करने से पहले इसकी जो औपचारिक घोषणा है, इसकी औपचारिक घोषणा थी वो हम तत्कालीन जो पीएम है कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने किया था। और कब किया था? तो हम कहेंगे 15 अगस्त 2003 को क्या किया गया था? चंद्रयान 1 के लिए औपचारिक घोषणा की गई थी। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी अर्थात लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था। अब इसके बाद भी देखते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखा गया था? ऑर्बिटर मिशन, जो केवल चंद्रमा की सतह पर जिसका लैंडिंग नहीं हुई थी, केवल उसके चारों तरफ क्या किया था? इसने भ्रमण किया था। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो अगला मिशन था अपना वो कौन सा था? चंद्रयान 2। अब देखो, ये एक ऐसा मिशन है जिसके तहत सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने के लिए क्या किया गया था? इस अभियान को भेजा गया था। और इस अभियान की अगर शुरुआत देखते हैं तो कब हुई थी? 22 जुलाई 2019 को। कहां से भेजा गया ये? तो वही कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी रॉकेट के द्वारा? तो GSLV Mk3Mi के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आप देख रहे हैं ये पिक्चर जो कौन सी है? चंद्रयान 2 की पिक्चर है, जिसे कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कौन सी रॉकेट के द्वारा? तो हम कहेंगे GSLV Mk3Mi के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब आपको याद होगा कि इसकी जो कुल वेट था इसका वो कितना था? 3850 किलोग्राम इसका क्या था? वजन था। अब इस वजन में देखो 3 भेजे गए हैं, एक तो क्या? ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक क्या है? रोवर है। अब इसमें तो लैंडर का नाम है वो क्या है भाई? विक्रम रखा गया था। और रोवर का नाम था वो क्या रखा गया था? प्रज्ञान रखा गया था।
अब इन तीनों के देखो क्या है, अलग अलग काम है। ऑर्बिटर था, वो चंद्रमा के चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा था, अर्थात उसके बाहर कक्ष में है। लैंडर क्या था, इसको पर चंद्रमा की सतह पर उतरना था। और रोवर था, वो चंद्रमा की सतह पर क्या करना था, उसका काम गति करके वहां के जो रहस्य हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचाना था। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पूर्व ही कितने किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले अचानक क्या हो जाता है, चंद्रयान 2 की गति बढ़ जाती है, जिससे वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। इसलिए जो तमाम भारत के जितने भी लोग हैं जो दिल लगा करके वहां पर कामना कर रहे थे कैसे भी करके हमारा चंद्रयान 2 सक्सेस हो जाए, लेकिन वो कुछ चंद सेकंडों पहले क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। इसलिए हमारे रोवर और लैंडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। केवल सक्सेस कहां मिली थी, ऑर्बिटर को क्या मिली थी, सक्सेस मिली थी, जिसको हमने आसानी के साथ में क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। लेकिन जैसे सतह पर उतरने वाला था तो मात्र 2 किलोमीटर पहले क्या हो गया था, गति बढ़ने के कारण चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर तो लॉन्च हो चुका था, लेकिन कौन सा, लैंडर और रोवर दोनों क्या हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब इसके बाद में ये जो अभियान था अपना पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए हमने क्या कोशिश की थी कि एक बार फिर से क्या करना है, हमें चंद्रयान चांद पर जाना है। और इसके लिए एक मिशन हमने फिर चुना है। कहते हैं ना कि ना कभी रुके थे ना कभी रुकेंगे, जो सोच लिया वो सोच लिया, जो ठान लिया वो ठान लिया, करके हम दिखलाएंगे। तो इसके बाद में एक बार फिर से क्या करते हैं, हम चांद की ओर सैर करना जारी रखते हैं। और वो घड़ी आती है कब, तो वो घड़ी आती है 14 जुलाई को 2:35 पर क्या होते हैं, हम चंद्रयान 3 को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। अब देखो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, किसकी है ये, चंद्रयान 3 की क्या है, एक पिक्चर है। ये आपका चंद्रयान 3 है, जो कब लॉन्च हुआ था, तो हम कहेंगे 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। कितनी बजे, 2:35 पर लॉन्च हुआ था। जैसे ये लॉन्च हुआ है उसी तरह से पूरे विश्व की नजरें इस पर आ टिकी हैं कि भारत विश्व का एक पहला देश बनने वाला है जो चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर क्या करेगा, अपना सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला है। आगे देखिए फिर, अब देखो समय क्या था इसका भाई, 2:35। इसका कुल बजट है वो कितना है, तो कुल बजट था इसका 615 करोड़। अब मानिए कि 615 करोड़ बजट कोई ज्यादा नहीं होता है। एक आदि पुरुष नाम की एक फिल्म बनी जिसमें तमाशा दिखाया गया है, वो इससे ज्यादा बजट की है, लेकिन इसका बजट कितना, मात्र 615 करोड़ है। और ये इसकी जो इतने कम बजट में क्या किया है, इस मिशन को तैयार किया है, इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत तारीफ की जानी चाहिए। देखो इसको ऊपर पहुंचाने के लिए था, इसको लॉन्च करने के लिए कौन सी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो हम कहेंगे LVM-3M4 को क्या किया गया है, उसके द्वारा क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। अब इस रॉकेट का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है रॉकेट का नाम क्या रखा गया है, बाहुबली इस रॉकेट का नाम रखा गया है। अब देखो इस रॉकेट का जो कुल वजन है वो कितना है, 642 टन। अर्थात अब देखते होंगे रॉकेट देख रहे हैं, इसका वजन कुल कितना है, 642 टन है। 23-24 अगस्त को चंद्रमा पर यह चंद्रयान 3 लैंडिंग करने की संभावना है। अर्थात पूर्णतः हमें विश्वास है कि अब की बार 100% हम क्या होंगे, इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और इसका देखे जाए, अगर चंद्रयान का 3 का देखते हैं तो कुल वेट है वो कितना है, 3900 किलोग्राम है। कितना वेट भाई है, 339 किलोग्राम इसका वेट रखा गया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। देखो चंद्रयान 3 है, इसके जो स्टेप हैं, इसके स्टेप हैं वो कितने हैं भाई, तो हम कहेंगे इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग। अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी भाई, S-20 की। अब ये क्या है भाई, 2 बूस्टर रॉकेट है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक तो ये रहा और एक कौन सा है, ये है। इसका नाम क्या है भाई, S-20। अर्थात ये क्या है, 2 बूस्टर रॉकेट है। क्या है भाई, ये 2 बूस्टर रॉकेट हैं। इसमें क्या है, तो हम कहेंगे भाई कौन सा है, सॉलिड फ्यूल। क्या है भाई, सॉलिड फ्यूल डाला गया है। और सॉलिड फ्यूल इसमें है, इसका मतलब इसका ईंधन कैसा है, ठोस है, जो किस प्रकार से जलता है, पटाखों की तरह जलता है। कैसे जलेगा ये भाई,
पटाखों की तरह जलता है, और एक बार अगर इस पे चिंगारी लग जाती, इसको शुरू कर दिया जाता है, तो इसकी गति पर क्या नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर एक बार इसको हम शुरू कर देते हैं तो फिर इस ठोस ईंधन को हम कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सी भाई, स्टेप दो की। तो इसका नाम देखो, आप देख रहे हैं बीच में, ये आप देख रहे हैं बीच में, और इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे L110। क्या नाम दिया गया इसको, L110। और इस इंजन का नाम क्या है, तो हम कहेंगे इसको क्या कहते हैं, विकास इंजन कहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि S2 अपना काम पूरा कर देता है, उसके बाद में कौन सा इंजन शुरू होता है, L110 शुरू होता है। और ये है, इसके अंदर जो फ्यूल है वो कैसा है, तो हम कहेंगे लिक्विड, अर्थात द्रव क्या पाया जाता है, इसमें फ्यूल पाया जाता है। अब देखो इसकी विशेषता ये है कि इसकी गति को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी गति को क्या किया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। पहली कौन सी थी आपकी भाई, S20 है, S200 है। फिर उसके बाद में कौन सी आया आपका, L110 आया है। अब इसके बाद में जैसे आपकी ये कौन सा इंजन पूरा होता है, इसका फ्यूल खत्म होता है, अर्थात ये पीछे हटता है, तो आप देख रहे हैं कौन सा, ये नंबर 3, और इसका नाम क्या है, C25। क्या नाम है दोस्तों इसका, तो हम कहेंगे कौन सा भाई, C25। और ये इंजन है, इसको क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन। क्या कहेंगे भाई इसको, क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और ये इंजन है, ये चंद्रयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये शुरू नहीं हुआ था तब तक सभी भारतवासियों की धड़कन रुकी हुई थी, क्योंकि ये एक बार शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि लगभग 99% आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसमें जो लिक्विड होता है वो कौन कौन सा होता है, तो हम कहेंगे एक तो हाइड्रोजन होती है, और एक कौन सी होती है, ऑक्सीजन। किस रूप में होती है भाई, ये ऑक्सीजन रूप में ये फ्यूल डाला जाता है। अब जैसे कौन सा हो गया भाई, C25 जो क्रायोजेनिक इंजन है वो शुरू होता है, तो उसके बाद में जो आगे का जो पार्ट है, जो आपका कहते हैं कौन सा भाई, चंद्रयान, वो कहां पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है। अब जैसे क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, यहाँ पर अपना बंद होता है, तो उसके बाद में आपका जो चंद्रयान 3 है वो आगे निकलता है, और क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। तो इसमें फिर कौन सा निकलेगा भाई, चंद्रयान 3। और इसमें क्या क्या डाल है की बार, रोवर और क्या, इसमें लैंडर शामिल है। लैंडर का नाम वही रखा गया है, क्या भाई, विक्रम, जो चंद्रयान 2 में रखा गया था। और रोवर का नाम क्या रखा गया है, प्रज्ञान, जो चंद्रयान 2 मिशन में रखा गया था। ठीक है, तो हम कहेंगे कि किसके कितने भागों में बांटा गया, इसको 4 भागों में इसको बांटा गया है। आगे देखो फिर इसमें, अब हम इसमें देखते हैं कि जो चंद्रयान 3 था वो लॉन्च हुआ था, तो उसके सीक्वेंस किस प्रकार से हैं। तो हम एक बार फिर से स्लाइड को देखिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पहले कौन सा शुरू होता है, इसमें S200 शुरू होता है। अब जैसे S20 क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो फ्यूल इनका खत्म होता है, ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके बाद में कौन सा शुरू होता है, L110। तो जैसे L110 होता है, एक निश्चित समय के बाद में क्या होता है, ये भी कंप्लीट हो जाता है, ये पीछे हो जाता है। फिर कौन सा शुरू होता है, C25 क्रायोजेनिक इंजन शुरू होता है। तो इस प्रकार से इनका क्या पाया जाता है, एक चरण पाया जाता है। अब देखिए कौन सा चरण कब समाप्त होगा, कब शुरू होता है, वो देखिए। सबसे पहले कौन सा शुरू होता है, तो हम कहेंगे S200 क्या होता है, शुरू होता है। अब देखो S20 कब अलग होते हैं, तो हम कहेंगे यहां पर कितना भाई, 127 सेकंड के बाद में अलग हो जाते। समझिए, जैसे चंद्रयान क्या होता है, ऊपर लॉन्च होता है, उसके 127 सेकंड के बाद में आपका जो S200 है वो रॉकेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे ही रॉकेट अलग होता है, तो उसके बाद में कौन सा, L110 इंजन, विकास इंजन है, वो चलना शुरू होता है। क्या होता है, चलना शुरू होता है। और ये फिर कब अलग होता है, तो हम कहेंगे इसमें कितने भाई, 305 सेकंड के बाद में। कितने सेकंड के बाद में भाई, 305 सेकंड के बाद में जो आपका इंजन, विकास इंजन है, वो C25 से क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है उसका, अर्थात वो अलग हो जाता है।
अब जैसे ये अलग होता है तो यहां पर कौन सा इंजन शुरू हो जाता है, यहां पर क्रायोजेनिक इंजन शुरू हो जाता है। और क्रायोजेनिक इंजन शुरू होता है तो उसके बाद में वो क्या करता है, चंद्रयान 3 को लेकर के आगे बढ़ता है। और लगभग कितने पर, तो हम कहेंगे 954 सेकंड पर जाकर के कौन सा इंजन बंद हो जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन बंद हो जाता है। अब जैसे ये इंजन बंद होता है तो उसके बाद में आपको ये दिखाई दे रहा है, कौन है ये, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 है वो क्या हो जाता है, पृथ्वी की जीटीओ से बाहर हो जाता है और वो क्या करता है, अपने मिशन की ओर आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि किस प्रकार से क्या किया जाता है, चंद्रयान 3 का क्रम से क्या हुआ है, मिशन में सक्सेस हुआ है, अर्थात उसका देखे जाए सीक्वेंस किस प्रकार से बना है। फिर से देखना, सबसे पहले अलग होता है 127 सेकंड पर जाकर कौन सा, S200 रॉकेट। उसके बाद में कितने सेकंड पर, तो 305 सेकंड पर जाकर के विकास इंजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और 954 सेकंड पर जाकर के क्या अलग होता है, तो C25 अर्थात क्रायोजेनिक इंजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और चंद्रमा किस में प्रवेश कर जाता है, तो हम कहेंगे इसके जीटीओ में प्रवेश कर जाता है। अब आगे देखिए, जैसे अब हमने क्या किया है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, तो ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। अब प्राउड किसके लिए लेकर कर रहे हैं, तो वो देखिए यहां पर, इसमें देखो सीधी सी बात है ये कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत क्या बनेगा, दुनिया का पहला देश बनने वाला है। तो ये अपने आप में विश्व में बहुत बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि अभी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कोई भी देश वहां पर पहुंच नहीं पाया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत कौन सा देश बनने वाला है भाई दोस्तों, तो पहला देश बनने वाला है। उसके बाद में देखना है कि चंद्रमा पर लैंडिंग अर्थात पर चंद्रमा पर ऐसे कितने देश हैं जो लैंडिंग कर पाए हैं अभी तक, तो मात्र दोस्तों 3 ऐसे देश हैं जो यहां पर लैंडिंग कर पाए हैं। कौन कौन से देश हैं वो याद रखना है। एक तो कौन सा, यूएसए, दूसरा कौन सा है, रूस, और तीसरा कौन सा है, चीन। तो दोस्तों अब वो समय आने वाला है जब भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला है। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर अभी तक कोई देश वहां पर पहुंच नहीं पाया है, तो भारत यहां पर पहला देश बनेगा। अब देखिए कि दक्षिण ध्रुव के पास में लैंडिंग करेगा, लेकिन कितने डिग्री पर, तो हम कहेंगे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लगभग 70 डिग्री के ऊपर ये क्या करने वाला है, लैंडिंग करने वाला है। तो हम कहेंगे कि चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट करने वाला देश क्या है भाई, भारत पहला देश बनेगा। इसलिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है और सभी भारतवासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये हम सक्सेस होने वाले हैं। और गारंटी है अब की बार लगभग पूरा 100% चांस है कि हम क्या करेंगे, इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे हमने देखा कि यूएसए है, रूस है और चीन, ये 3 देश वहां पर लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने दक्षिण ध्रुव को क्यों नहीं चुना, तो इसके लिए कठिन क्यों है ये, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो सनलाइट होती है उनकी क्या होती है, एब्सेंस होती है, वहां उपस्थित नहीं होती है, अर्थात सूर्य किरणें वहां पर नहीं पहुंच पाती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कौन सा भाई, सूर्य किरणें वहां पर नहीं है। दूसरा क्या है, यहां पर आप ये देख रहे होंगे क्या है, चंद्रमा की सतह है, जगह कैसी यहां पर गड्ढे हैं अर्थात उबड़ खाबड़ पाई जाती है। साथ में ही आप देख रहे होंगे क्रेटर पाए जाते हैं। क्रेटर का तात्पर्य क्या होता है कि ज्वालामुखी के दौरान होने वाला गड्ढा है वो क्या है भाई, क्रेटर है। तो क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, क्रेटर पाए जाते हैं। और यहाँ की जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि यहाँ का तापमान लगभग -230 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है। इसलिए इन कठिन परिस्थितियां होने के कारण कोई भी देश दक्षिण ध्रुव पर जाना नहीं चाहा, अर्थात अपना मिशन यहां पर नहीं भेज पाया। लेकिन भारत ने इस कठिनता को क्या किया है, अपनाया है। कहते ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक हार के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों कठिन इसलिए है क्योंकि हमने इस बार पहले कोशिश की है, पहली कोशिश में हमें थोड़ी सक्सेस मिली, थोड़ी सक्सेस नहीं मिली, इसलिए हमने एक बार फिर प्रयास किया है और वो मंजर आने वाला है, वो मंजिल हमें मिलने वाली है। आगे फिर इसमें देखते हैं कि ये जो चंद्रयान है 3, इसको हमने कहां भेजा है,
तो हम चंद्रमा पर भेज रहे हैं कौन सी ध्रुव पर? दक्षिण ध्रुव पर। तो इसको भेजने के पीछे क्या उद्देश्य है तो वो हमें देखना है। तो उद्देश्यों में सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि जैसे चंद्रमा पर ये लैंडिंग होगी, लैंडिंग होने के बाद में चंद्रमा की जो रहस्यमयी घटनाएं हैं उनको जानने में हमें मदद मिलेगी। जैसे वहां का एनवायरमेंट कैसा है, क्या वहां पर जल सच में है या नहीं है, क्या वहां पर मानव निवास कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या वहां पर खनिज हैं तो किस मात्रा में है। इन सभी घटनाओं का अर्थात इन सभी कारकों की हमें अनुभूति कब होगी? जब 23 और 24 अगस्त के दिन हमारा चंद्रयान कहां पर उतरेगा? चंद्रमा पर उतरेगा। और उस समय पूरे विश्व में और साथ में भारत में एक खुशी का माहौल होने वाला है। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी आपसे फिर से रूबरू होंगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जब हम क्या हो जाएंगे, इस मिशन में एक बार सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए क्या है, हम लेके आते हैं दूसरी कक्षाओं को। और अगर आपको चैनल पर अच्छा लगा है वीडियो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको देखते रहें। कमेंट में आप जय वंदे मातरम लिखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।